जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि वो डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है। बच्चों इसके क्वेश्चन से एकदम सिंपल रहते हैं, आपसे आराम से बन जाएंगे। सिर्फ कुछ वैल्यूज को याद रख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कुछ चीजें पहले मालूम होनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं बच्चों, ये होता क्या है। एलिवेशन जो है वो बना है वर्ड एलिवेटर से। जैसे आप मॉल वॉल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे एलिवेटर होता है, उसमें आप नीचे से कहां जाते हैं, ऊपर। ऐसे ही अगर आप नीचे खड़े हैं और आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो आप जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएंगे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आप कोई चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे सपोज एक बंदा यहां खड़ा है और यहां से कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें एक और होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसा नाम ही बता रहा है, अगर आप ऊपर खड़े हैं और ऊपर से आप किसी चीज को नीचे देख रहे हैं तो अगेन हॉरिजॉन्टल से जो आप एंगल बनाएंगे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो रहता है हमेशा ऊपर से नीचे देखने पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से आप ऊपर देखोगे तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो चीज को याद रखिएगा बच्चों, तो आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और मोस्टली आपको कुछ एंगल से याद रखने पड़ेंगे। मोस्टली बच्चों क्या होता है, tan का यूज होता है। tan 30 का वैल्यू याद रख लीजिएगा 1/√3, tan 45 का वैल्यू याद रख लीजिएगा 1 और tan 60 याद रख लीजिएगा √3। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। बाकी वैल्यू तो याद रखना ही है आपको, पर 30, 45, 60 अगर 10 का आप याद रख लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। पर आपको sin 30, sin 60, sin 45 ये सब भी याद रखना है, पर मोस्टली जरूरत इसकी पड़ती है। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। इसमें बनाना एकदम इजी रहता है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन समझ गए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और इमेजिन करिएगा, डायग्राम बनाने की पहले कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट कैसा, किसमें चल रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप में, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक वर्टिकल पोल है ऐसा, और यहां से एक रस्सी को बांध के कहां रखा गया है, टाइट किया गया है, ग्राउंड में एक जगह पे टाइट किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और ये जो रस्सी है इसकी लेंथ है 20 मीटर, लॉन्ग रोप। तो ये रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। अब सर्कस आर्टिस्ट यहां से ऊपर चढ़ रही है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस पोल की हाइट क्या है ये आपको फाइंड करना है। बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये बोल रहा है ये एंगल जो बना रहा है ग्राउंड से वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो बच्चों आपको ये दिया हुआ है और ये पता करना है, ठीक है। तो आप इस पे ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिएगा। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो आप नोटिस कर रहे हो बच्चों, यहां पे दो चीज की जरूरत है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में यूज होता है, साइन थीटा। तो आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा। तो बच्चों इस डायग्राम को हमने यहां पे बना के रखा है। ये क्या है, हमारा एक पोल है, इसकी हाइट कितनी हमें पता नहीं, तो हमने इस हाइट को क्या लिया है, h। ये रस्सी है, इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हमेशा हमको पहले एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहां पर एक ही ट्रायंगल दिया हुआ है। उस ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक। यहां पे लिख लीजिएगा हाइट ऑफ पोल बी एच। हाइट ऑफ पोल क्या ले लेते हैं हम, h।
और आपको लेंथ ऑफ रूट कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूट कितना दिया है 20 मीटर। एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हम यहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे, साइन थीटा का, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, जो एंगल यहां पे दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू h, AC की वैल्यू 20। ठीक, अब बच्चों यहां पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की। इसका मतलब ये जो 20 नीचे है वो कहां चले जाएगा, ऊपर। तो 1/2 इंटू 20 और ये दोनों कैंसल हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आएगा 10 मीटर। इसका मतलब है जो पोल यहां पे खड़ा है जिसपे 20 मीटर की रस्सी लगी है उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन में ऐसा ही करना, पहले आपको देखना है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस क्या दिया है, फिर जिन दो के कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पोल की हाइट आ गई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्टली बच्चों को ये समझ नहीं आता, थोड़ा सा इसको है ना समझने की कोशिश करिएगा। अ ट्री, पहले हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं हमने एक ट्री बना दिया, ये ऐसा एक ट्री बना दिया, ठीक है, ये है ग्राउंड। अब हम ऐसा ट्री बनाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में तो अप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्री को कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना दिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, a tree breaks due to storm and the broken parts bend so that top of the tree touches the ground। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये जो ट्री है सपोज वो यहां से ब्रेक कर गया, जब वो ब्रेक करेगा तो ये पार्ट जो है ऊपर वो कहां गिरेगा, नीचे। ठीक, तो एक्चुअली आपका पेड़ कैसा था, कुछ इस तरीके से था, A, B और C। तो आपका ये पोर्शन जमीन में आ गया, यानी A कहां आ गया, जमीन में। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 30। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है, ये ट्री का क्या है फुट, ट्री का क्या है ये फुट ऑफ द ट्री, एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, ये है ट्री का टॉप, ये कहां टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ये ट्री का क्या है टॉप और ये ग्राउंड को टच कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो बच्चों आपको मालूम है ट्री की हाइट तो AC थी, तो हम AC को कैसे फाइंड कर सकते हैं, AC जो है पेड़ वो टूट के गिर गया, टूट के गिर गया मतलब ये जो पोर्शन है अपर पोर्शन ये ऐसा गिरा है, तो टोटल हाइट हम किसको बोलेंगे, ट्री की टोटल हाइट हम बोलेंगे इसको, इसको प्लस इसको, ये दोनों मिला के ट्री की टोटल हाइट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम फिर से देखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा पेड़ ऐसा था AC, जैसे यहां से टूटा ये टूट के गिर गया यहां पर, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये है A, ये है B और ये है C। हाइट ऑफ ट्री किसको बोलेंगे हम, हाइट ऑफ ट्री किसको बोलेंगे, ट्री की पूरी हाइट यानी A से लेकर कहां तक जाएगा वो C तक, हाइट ऑफ ट्री कितना लेंगे AC, और ये हाइट ऑफ ट्री AC आएगा कैसे, ये आएगा हाइट ऑफ ट्री AC कैसे आएगा, AB और BC को प्लस करने से, AB और BC को प्लस करने से, AB और BC को प्लस करने से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमको ये भी मालूम है कि ये जब टूट के जमीन पे गिरा तो जमीन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो यहां कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और ये लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम इसको लिख दे 8 मीटर। अब हमको दो चीज फाइंड करना है बच्चों, पहला तो फाइंड करना है AB, दूसरा फाइंड करना है BC। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या है,
एंगल के जस्ट सामने वाले को हम हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, बेस। इसका मतलब आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, ए बी फाइंड, बीसी फाइंड करना है। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। और हमको दिया क्या है, बेस। ठीक है, तो जब हमको बेस दिया है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है मान लो, तो हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे, tan थीटा। क्यों लेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम किस ट्रायंगल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बीसी, बेस कितना है हमारा, एसी, और थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। बीसी का वैल्यू कितना है, हम बीसी ही रख लेते क्योंकि हमने यहां पे हाइट ऑफ ट्री में यहां पे क्या लिखा है, बीसी। और एसी का वैल्यू कितना है, 8। तो बच्चों अगर हमको यहां पे बीसी फाइंड करना है, मुझे अगर बीसी फाइंड करना है तो 8 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा बीसी इक्वल टू 8/√3। बीसी का वैल्यू निकालना, तो 8 कहां चल जाएगा, इधर। तो ये आ गया हमारा पहला वैल्यू, बीसी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एबी। एबी यानी हाइपोटेन्यूज। तो जब आपको बेस और हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हमारे पास बेस दिया है और हमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा का। ठीक, अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। बेस किसको बोल रहे हैं हम, एसी को। हाइपोटेन्यूज किसको बोल रहे हैं हम, एबी को। cos 30 जो है उसका वैल्यू होता है √3/2 एसी, और एबी, एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, एबी। अब बच्चों आपको यहां देख के ही समझ आ गया होगा, आपको एबी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा √3 इंटू एबी इक्वल टू 8 इंटू 2। तो √3 इक्वल टू कितना होगा, 16। तो AB इक्वल टू कितना होगा, 16/√3। तो बच्चों यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, आपके पास BC का वैल्यू आ गया है, आपके पास AB का वैल्यू आ गया है। अब सिर्फ आपको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वापस हाइट ऑफ द ट्री में पुट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब आपके BC का वैल्यू कितना आया था, 8/√3। AB का वैल्यू कितना आया था, 16/√3। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, √3 16 प्लस 8। जब भी बच्चों डिनोमिनेटर सेम रहता है, आपको एलसीएम निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, √3 एज इट इज आ जाएगा, 16 और 8 को क्या कर देंगे, प्लस। तो AC इक्वल टू कितना होगा, 16 प्लस 8 24/√3। ये होगा आपका आंसर। बच्चों पर आपने 9th में पढ़ा था कि कभी भी नीचे अगर रूट रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज। तो आप √3 को क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो AC इक्वल टू आ जाएगा 24/√3 इंटू 24√3, और √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 और 24 कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आएगा, 8√3। इसका मतलब आपने जो ट्री देखा था, जो तूफान के कारण टूट गया है, उसकी हाइट कितनी थी, 8√3 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर लिटरली अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना रहता है, आपको परपेंडिकुलर निकालना रहता है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना रहता है, और दोनों को प्लस कर देना रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. तो आपको ये बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक क्या करना चाह रहा है, स्लाइड्स बनाना चाह रहा है, किसके लिए, बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। अब ये जो स्लाइड बन रहा है, इसका जो टॉप है वो जमीन से कितने ऊपर है, 1.5 मीटर। कितने ऊपर है, 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। Whereas for elder children, अब दूसरा ये बोल रहा है कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी वो क्या बनाना चाह रहा है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी क्या बनाना चाह रहा है, एक स्लाइड। एंड शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। पर ये बड़े बच्चों के लिए जो है ना, स्लाइड जो है वो कितने ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है। 5 साल से कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर है, और 5 साल से ऊपर है ना बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इसका इंक्लिनेशन भी क्या है, ज्यादा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये है स्लाइड का लेंथ। तो आपसे पूछ रहा है इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, x, और इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, y। आप अपने मन से कोई और लेटर भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल को नामकरण कर देते हैं, इसका A B C। इस ट्राइंगल को भी एक नाम दे देते हैं P Q R। अब बच्चों अपना कंसेप्ट क्लियर रखना, आपको फाइंड क्या करना है। तो देख लो बच्चों, यहां पे आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपको परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो आप कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे, साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा यानी क्या होता है, एंगल। यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, AB। हाइपोटेनस कौन सा है, ये, इसका वैल्यू क्या है, AC। तो sin 30 इक्वल टू होगा AB अपॉन AC। अब sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। AB, A से लेकर B तक, इसका वैल्यू कितना है, 1.5। और स्लाइड की लेंथ है x। अब अगर मुझे x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 into x इक्वल टू 1.5 into 2। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3। तो x इक्वल टू कितना होगा, 3। इसका मतलब इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी ये फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा PQR। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQR। और बच्चों यहां पर भी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का। साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हमारा, PQ। और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है हमारा, PR। साइन 60 कितना होता है, √3/2। PQ का वैल्यू कितना है, 3। और PR का वैल्यू y। अब हमको y फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3y इक्वल टू 3 into 2। अगर मुझे y फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस √3 को नीचे लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 into 2। अब बच्चों आप सभी को मालूम है, इस 3 को हम लिख सकते हैं, 9th में हमने पढ़ा था, √3 into √3 लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 2√3। रूट वाले को हमने बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे y की लेंथ आ गई 2√3। इस स्लाइड की लेंथ है 2√3। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक
ग्राउंड बना लेते हैं और ग्राउंड में एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पी। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, ये है टावर। एलिवेशन मतलब आदमी कहां से कहां देख रहा है, नीचे से कहां देख रहा है, ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये जो पॉइंट है ना टावर से कितने दूर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे। कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 30 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं PQR। टावर की हाइट कितनी है पता नहीं, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, h। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, लेट हाइट ऑफ टावर बी h। लेट हाइट ऑफ टावर बी h। ठीक, टावर की हाइट कितना ले लेते हैं, h। अब बच्चों यहां पे अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना, हाइट फाइंड करना है। तो एंगल के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हो बच्चों, हमारा खेल किसके किसके साथ है, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं tan थीटा। यहां पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हम किसको ले रहे हैं, QR। बेस हम किसको ले रहे हैं, PR। अब हम इसकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। QR की वैल्यू कितनी है, h। और PR की वैल्यू कितनी है, 30। तो बच्चों अब आपको अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 30 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू कितना होगा, h। यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, 30 को लिख सकते हैं 3 × 10। और क्या कर सकते हैं, इस 3 को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ऐसा। और यहां से √3 कैंसल हो जाएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा 10√3। इसका मतलब ये जो टावर आप देख रहे हैं या जो पोल आप देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन आपको सिंपल लगा होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। ये सपोज ग्राउंड है बच्चों, और एक काइट यहां पे उड़ रहा है कितने ऊपर, जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। अभी जो काइट उड़ रहा है इसकी जो रस्सी है उसको ग्राउंड में कहीं पर हम बांध दिए। सपोज हमने यहां पे बांध दिया, ठीक है। The inclination of the string with the ground, ये जो inclined string ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। Find the length of the string, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है ये फाइंड करने बोल रहा है। Assuming that there is no slack in the string, स्ट्रिंग में कोई मतलब वो नहीं है, टाइट है स्ट्रिंग एकदम, ठीक है। नो स्लैग मतलब कहीं कोई स्ट्रिंग झूल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल एबीसी में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो आप देख रहे हो बच्चों, एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये हमको दिया है। 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये हमको निकालना है। मतलब सिर्फ दो लोग की बात हो रही है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूस की। तो बच्चों आपको मालूम है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसमें यूज होता है, साइन थीटा में। अब थीटा की वैल्यू यानी एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है, BC। ये है हाइपोटेन्यूस, इसका नाम क्या है, AC। तो इस तरीके से ये बन गया। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। BC, ये है BC, इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर।
AC को हमने क्या लिया है x। अब बच्चों आपको मालूम है आपको फाइंड क्या करना है x की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो x इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होगा 60 इंटू 2। तो ये क्या होगा बच्चों √3x इक्वल टू 120। आप चाहो तो ये जो √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और अगर ये ऐसा हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। रैशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, जो वैल्यू नीचे दिया हुआ है उसको ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 120 √3 और √3 इंटू √3 कितना होगा 3 और 120 को कैंसिल कर दिए तो x इक्वल टू कितना होगा 40 √3। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है काइट का उसकी लेंथ हमने कितना कंसीडर किया था x और उसकी वैल्यू कितनी आई 4 √3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है a 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इसके सामने खड़ा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इसके सामने खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building। अब टॉल बॉय की आईज यहां पर है और वो उससे कहां देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहां कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पर ये बंदा अगर बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये कितने दूर गया ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है इसको पहले समझ जाइए। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बंदा है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर बंदा देखते देखते आगे जब जाता है और फिर यहां से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 60 डिग्री। बच्चों ये चीज हमेशा याद रखना, आप बिल्डिंग के जितना पास रहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा रहेगा, दूर जाते जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जब बंदा यहां पर था तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब वो कुछ डिस्टेंस गया तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितना है, तो हम इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं x। फिर अब आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस x का डिस्टेंस फाइंड करो, तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है इसको अपन क्या ले लेते हैं y। बच्चों टोटल हाइट कितना है 30 मीटर। टोटल हाइट कितना है 30 मीटर। ठीक। अब आपको मालूम है ये हाइट FG टोटल कितना है 30 मीटर, ये AB कितना 1.5, तो EF भी कितना होगा 1.5। ये 1.5 है तो ये सब कितने होंगे 1.5। तो आप यहां पर देख रहे हो बच्चों GF की लेंथ है 30 मीटर। अब इस GF में दो लोग हैं, पहला कौन है GE, दूसरा कौन है EF। तो GF को अपन क्या लिख सकते हैं GE प्लस EF। बच्चों GE की लेंथ पता नहीं पर EF की लेंथ है 1.5। तो हमको GE की लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1.5 इधर जाके क्या होगा -1.5, ये हो जाएगा 28.5। इसका मतलब इसकी लेंथ हो गई 28.5 यहां से यहां तक की। बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के दो अलग अलग पार्ट लेने पड़ेंगे।
ठीक है, कोशिश करिएगा हमेशा उस पार्ट को पहले कंसीडर करिएगा जिसमें कम वैल्यूज दी हुई है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें CEG, हम किस ट्रायंगल को देख रहे हैं? इन ट्रायंगल CGE, इस ट्रायंगल को आप देखिए। तो इस ट्रायंगल में यहां पर जहां पे C है कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। इस लेंथ को हमने क्या लिया? Y, और यहां पे कौन है? G, और यहां पे कौन है? E। GE की लेंथ कितनी है? 28.5। अब बच्चों देख रहे हो आप, एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को क्या बोला हमने? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? बेस। जब भी हम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं, मतलब हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना है? 10, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यानी होता है एंगल, यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 28.5, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? 10 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3, तो हो जाएगा 28.5 अपॉन y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3y इक्वल टू 28.5, और यदि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 को हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो बच्चों आपको मालूम है कभी भी नीचे रूट रहता है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो हम इसको क्या करते हैं? रैशनलाइज। इसको √3 से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 28.5 √3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। अब यहां पे बच्चों हम इसको काट सकते हैं। 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 9.5 √3। तो बच्चों हमारा एक टास्क तो पूरा हो गया, y का वैल्यू आ गया 9.5 √3। पर हमको y नहीं निकालना, हमको क्या निकालना था? x। बच्चों कभी भी क्वेश्चन में ना हमेशा टारगेट उसको करना जिसमें कम वैल्यू हमें अननोन है। जैसे यहां पे अगर हम इसको लेते इस ट्रायंगल को, तो एक ही अननोन था, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता AEG को, तो ना x पता था ना y, दो अननोन था, इसीलिए हमने पहले इसको नहीं लिया, पहले इसको लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम लेते हैं ट्रायंगल A, अब हम क्या करते हैं? इस ट्रायंगल को लेते हैं AEG को, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? इस ट्रायंगल को लेते हैं AEG को, तो इन ट्रायंगल AEG, इस ट्रायंगल को लेते हैं AEG को, तो यहां पे क्या होगा? 10 30 अगेन tan थीटा लेंगे। क्यों लेंगे? ट्रायंगल ऐसा है हमारा A, E और G, इसका वैल्यू है 28.5, इसका वैल्यू है 60 डिग्री, और A से लेकर E तक का वैल्यू कितनी है? x प्लस y। ये है x, ये है y, तो टोटल होगा x प्लस y। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। GE का वैल्यू कितना है? 28.5, AE का वैल्यू कितना है? x प्लस 5, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और बच्चों tan 30 होता है 1/√3, तो हो जाएगा 28.5 अपॉन x प्लस 5। फिर बच्चों हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 28.5 √3। यहां पर हमको मालूम है कि हमारे y की वैल्यू है 9.5 √3, तो y की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 9.5 √3, और ये है 28.5 √3। अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 9.5 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो हमारा x आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा अगेन मिनिमाइज कर लेता हूं, x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3।
अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 28.5 √3 और प्लस 9.5 को इधर माइनस कर देते हैं। अब जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 19 √3। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो कितना डिस्टेंस वॉक किया, 19 √3 मीटर का डिस्टेंस वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ग्राउंड में एक पॉइंट है, उससे किसको देख रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ये है एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, ये हो गया ट्रांसमिशन टावर। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है जिसका नाम ले लेते हैं ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर। टावर का हाइट कितना है हमें पता नहीं, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, h। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक बार कहां देख रहे हैं, टॉप में, और एक बार कहां देख रहे हैं, बॉटम में। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां पे बनेगा। अब यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया बच्चों, एक 45 डिग्री दिया है, एक 60 डिग्री दिया है। हमारा दिमाग बोलता है कि जो छोटा रहेगा उसको कम वैल्यू लेंगे और जो बड़ा है उसको ज्यादा वैल्यू लेंगे। तो ऑब्वियसली ये एंगल बड़ा है तो इसका वैल्यू कितना लेंगे, 60 डिग्री। ये एंगल छोटा है तो कितना एंगल लेंगे, 45 डिग्री। मुझे ऐसा लगता है बच्चों यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ना फिर से विजुअलाइज करते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। ग्राउंड में एक पॉइंट है ए, यहां से हम कहां देख रहे हैं, पहले टॉप पे, फिर कहां देख रहे हैं, बॉटम पे। टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। आपको पूछ रहा है टावर की हाइट क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको क्या ले लेते हैं, डी। टावर की हाइट को हम क्या ले लेते हैं, एच। बिल्डिंग की हाइट हमको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 20। बच्चों मैंने आपको बोला है कि कभी भी जहां कम वैल्यू, जैसे ये भी हमें पता नहीं, तो हम इस वैल्यू को क्या ले लेते हैं, x। तो यहां पर कुछ चीजों को आप लिख लीजिएगा, लेट ए बी इक्वल टू कितना होगा, x, सी डी इक्वल टू h। ये हमको कंसिडर करना है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट बीसी कितनी दी हुई है, 20। बच्चों मेरा ये सजेशन है, कभी भी 30, 45, 60 दिया है तो प्रेफरेंस आप हमेशा 45 को दीजिएगा, ठीक। उसका मेन कारण क्या है मैं बता रहा हूं। ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल ये क्या हो गया, बेस। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करनी है तो आपको tan थीटा लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री किसमें बन रहा है, इस ट्रायंगल में बन रहा है 45 डिग्री, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेंगे, tan थीटा, क्योंकि हमें दो लोग से मतलब है, परपेंडिकुलर से और बेस से। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। बच्चों बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, एंगल जब भी दिया होगा प्रेफरेंस देना हमेशा 45 डिग्री को। तो यहां पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, 45 डिग्री को। अब 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 20। बेस कौन होगा, x। और tan 45 कितना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो बच्चों यहां से हमको x की वैल्यू पता चल गई, कितनी, 20। तो हम x की वैल्यू 20 लिख लिए। अब हमको क्या करना है बच्चों, बड़े ट्रायंगल को लेना है, इन ट्रायंगल एबीडी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, ए बी डी। यहां पर भी हम क्या लेंगे, tan लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप एबीडी को ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको इससे मतलब है, आपको इससे मतलब, इससे कोई मतलब नहीं, इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया। तो जब आपको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है तो आप कौन सा एंगल लेंगे, tan। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री दिया है। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, ये है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन होगा, BD। ये B है और ये D है। तो आपको मालूम है कि B और D के बीच में कहीं पर C है। यहां से यहां तक का लेंथ 20 है, ये लेंथ टावर जो है इसके ऊपर उसकी लेंथ h है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 20 प्लस h। बच्चों भावनाओं में बह के 20 और h को प्लस मत कर देना, 20h मत लिख देना। क्यों, क्योंकि ये जो h है वो एक वेरिएबल है और इसके पास वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल कभी प्लस नहीं होते। तो 20 प्लस h। डिनोमिनेटर में क्या है आपका बेस, और बेस AB को हमने क्या लिया था x। बेस की वैल्यू क्या ली थी हमने x, तो यहां पे आ जाएगा 20। अब इसके बाद हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। 1060 का वैल्यू कितना है बच्चों, √3, और ये हो गया 20 प्लस h। दूसरी एक और गलती है जो मोस्टली जिन बच्चों के बेसिक थोड़े से वीक रहते हैं या जिनको काटने की थोड़ी सी जल्दी रहती है, वो 20 काट देते हैं। बच्चों ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो कभी 20 और 20 कैंसिल नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h। अब बच्चों आपका दिमाग तेजी से दौड़ रहा होगा, हमको h निकालना है। जब h निकालना रहेगा तो इस 20 का कोई काम नहीं है, 20 को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 20 को कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पर 20 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा √3, यहां से 20 निकल गया तो क्या बचेगा 1। ये होगा आपके टावर की हाइट 20√3 माइनस 1। कई बार बच्चों भावनाओं बह के इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1। 1.732 में अगर 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.732, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली देखा जाए तो इसका आंसर यही आएगा 14.64। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.64 मीटर। पर हो सकता है बच्चों बुक में इतना ही करके छोड़ दिया होगा, ये मेहनत नहीं की गई होगी, पर आपको मालूम रहना चाहिए, इसको ऐसा भी आगे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है 8th में, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। क्वेश्चन में बोल रहा है एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब वो जगह जहां पे हम किसी स्टैच्यू को रखते हैं। ठीक है, तो एक 1.6 मीटर टॉल बंदा है, वो किसको देख रहा है, एक स्टैच्यू को, जो किस पे रखा हुआ है, पेडेस्टल पे। ये है पेडेस्टल, इस पे क्या रखा है हमने, एक स्टैच्यू को रखा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट, मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, आदमी की लेंथ 1.6 मीटर नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। ये जो स्टैच्यू है इसकी लेंथ है 1.6 मीटर, स्टैच्यू की लेंथ है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में एक पॉइंट ले लेते हैं, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ये स्टैच्यू है, इसका टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब यहीं से पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं, ये है पेडेस्टल, ये क्या है पेडेस्टल। अब इसके टॉप को कहां से देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट क्या है ये फाइंड करना है। तो पेडेस्टल की हाइट को हम क्या ले लेते हैं h, ये डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं a। बच्चों इसके बाद तो आपको डायग्राम एकदम से समझ आ गया होगा, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं डायग्राम को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पेडेस्टल ग्राउंड में, इस पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है स्टैच्यू, स्टैच्यू की हाइट कितनी दी है 1.6 मीटर। अब एक पॉइंट है ग्राउंड में ए, यहां से हम किसको देख रहे हैं स्टैच्यू के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। फिर इसी पॉइंट से हम किसको देख रहे हैं पेडेस्टल के टॉप को, ये पेडेस्टल है, ये क्या है पेडेस्टल, 1.6 मीटर का क्या है स्टैच्यू। तब यहां पर जब आप देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री।
हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी पूछ रहे हैं, तो पेडेस्टल की हाइट को हम क्या ले लेते हैं h। इसका जो बेस है ये भी हमें पता नहीं, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं x। अब क्वेश्चन को बनाना एकदम इजी है। लेट हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लेट AB को हमने क्या कंसीडर किया x, BC को हमने क्या कंसीडर किया h, और CD हमको क्वेश्चन में दिया है 1.6 मीटर, तो ये भी h मीटर, ये x मीटर। ठीक है। अब मैंने आपको बोला बच्चों कि कभी भी अगर 45 डिग्री दिया है तो 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को लेना। कौन सा ट्रायंगल को लेंगे? एबीसी। किस ट्रायंगल को लेंगे? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी क्या लेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हम किसको ले रहे हैं? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे? इसको। बेस किसको लेंगे? इसको। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है h और बेस का वैल्यू है x। और tan 45 आप सभी को मालूम है कितना होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और h क्या आ जाएगा? इक्वल। अब हम जाते हैं बड़े ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल ABD। और जब हम ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल ABD में भी हमको tan लेना पड़ेगा। क्यों tan लेना पड़ेगा? क्योंकि इसमें भी हमको किससे मतलब है? परपेंडिकुलर से मतलब है। और किससे मतलब है? बेस से। बेस AB हमारा कितना है? x। BD किसको बोलेंगे? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को बोलेंगे BD। ये है BD। तो यहां पे दो वैल्यू है बच्चों, पहला है h और दूसरा है 1.6। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हाइट को हम लिखेंगे BD को 1.6 प्लस h। बच्चों क्यों लिखें? इसका कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। BD का मतलब क्या होगा? CD प्लस BC। CD की वैल्यू कितनी है? 1.6। BC की वैल्यू कितनी है? h। और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? √3। अब यहां पे आप एक चीज कर सकते हो बच्चों, आपका x और h इक्वल है तो आप x की जगह क्या लिख दोगे? h। क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल की हाइट हमने क्या ली थी? h। तो हमको x से मतलब है, x से कोई मतलब नहीं है, तो x की जगह हम क्या लिख देते हैं? h। क्योंकि x के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, इसके बारे में पूछा भी नहीं तो उसको भाव भी नहीं देंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे? h। अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, और यदि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पूरे h को एक तरफ लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, और दोनों में h दिख रहा है तो h को हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। यहां से h निकल गया तो क्या बचेगा? √3। यहां से h निकल गया तो क्या बचेगा? 1। तो h इक्वल टू होगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ये √3 माइनस 1 को नीचे डाल दिए। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये है √3 माइनस 1। रैशनलाइज करते हैं इसको। क्यों रैशनलाइज कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज रूट में रहता है तो उसको हमको हमेशा क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज। और जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन, नीचे हो जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर रहेगा √3 प्लस 1। इन दोनों में फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या होगा बच्चों? 1.6, और यहां पे होगा √3 प्लस 1, और यहां √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो ये होगा 1.6 √3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। 2 और ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 0.8 √3 प्लस 1। तो ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर आया? h का। और h क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का हाइट कितना है? h, और उसका वैल्यू होगा 0.8 √3 प्लस 1। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो। आप देखो बच्चों ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या था? सेम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज। देखो अब यहां पर क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को देखना पहले है ना, क्वेश्चन को समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये एक बिल्डिंग है और यहां कहीं पे एक टावर है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये कौन है टावर, ये कौन है बिल्डिंग। बच्चों क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है, बिल्डिंग से के फुट से टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, टावर की हाइट क्या होगी ज्यादा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा ज्यादा। अपन होता है ना, जो आदमी हमारे लेवल का उसको देखने में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहता है, लेकिन अगर आदमी बड़ा है तो हमको उसको ऐसा आंख उठा के देखना पड़ता है, यानी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टावर बड़ा है इसलिए इसमें एंगल भी क्या बनेगा बड़ा, उसके कंपैरिजन में बिल्डिंग छोटी है इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या बन रहा है कम। तो जहां पे जो दूर रहेगा या जो बड़ा रहेगा वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा बड़ा रहेगा, दूर में जो बड़ा रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा ज्यादा, जो छोटा रहेगा उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा कम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चों आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, तो आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी लेते हैं h। तो बच्चों अगर आप यहां पे ध्यान दो तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल इधर वाला ए बी सी, इसमें आपको ए बी कितना दिया है 50 और बी सी नहीं दिया है, तो बी सी को अपन x ले लेते हैं, ये हो गया x। फिर जब हम इसकी बात करें इस ट्रायंगल की, इसका नाम क्या है बी सी डी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है h और इसका बेस पता नहीं है तो x। तो बच्चों जब हम इसमें दोनों में ध्यान दें, एक जगह एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री और इसमें एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहां कितने अननोन है बच्चों, दो अननोन वैल्यू है, यहां कितने अननोन है सिर्फ एक, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी। अब ये है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो नीचे है वो क्या हो गया बेस। तो जब किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है, इसका मतलब वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना पड़ेगा tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 50, बेस का वैल्यू कितना है x, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू 50/x। अब अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या हम ऐसा कर सकते हैं √3 को नीचे डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं x को, तो x का वैल्यू आ गया 50/√3। अब हमको किसको सॉल्व करना है, इस ट्रायंगल BCD को सॉल्व करना है, इन ट्रायंगल BCD। तो क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x। tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 x। ठीक, आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, हमको h फाइंड करना है तो मैं x को ट्रांसफर कर देता हूं, x को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू x इक्वल टू h। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू x का वैल्यू कितना है 50/√3। तो बच्चों आपके पूरे सॉल्यूशन आ गए, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हाइट आ जाएगा 50, √3 इंटू √3 3, तो ये आ जाएगा हाइट आ जाएगा 50/3 मीटर। तो ये होगा बिल्डिंग का हाइट 50/3। बिल्डिंग 50 मीटर की है, सॉरी टावर 50 मीटर का, लेकिन बिल्डिंग क्या है 50/3 करने से आगे उससे छोटी है। तो बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको याद रखिएगा, बिल्डिंग अगर बड़ी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, बिल्डिंग छोटी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ये जमीन है मान लो, यहां पे दो पोल है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल। ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, विच इज, और ये दोनों कहां खड़े हैं, रोड के एक एक कोने में, और इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 80 मीटर का। From a point between them on the ground, the angle of elevation on the top of the poles are 60 degree and 30 degree। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक जगह एंगल क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरी जगह एंगल, तो ये दूर है इसलिए एंगल क्या बनेगा, कम, क्योंकि हाइट तो दोनों की बराबर है। तो ये 60 डिग्री वाला क्या होगा, इसके पास होगा, क्योंकि कोई आपके पास खड़ा है तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दूर खड़ा है तो आप इजीली देख सकते हो, तो दूर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, पास वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दो ट्राइंगल लेते हैं। पहले तो पोल दोनों की हाइट सेम है, तो हम ये ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल ए बी एंड सी डी आर इक्वल, और इसको हम क्या मान लेते हैं, h। ए बी की हाइट कितनी है, h, सी डी की हाइट भी कितनी है, h, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d। तो मैं एक काम करता हूं, इस डिस्टेंस को बीपी को मैं x ले लेता हूं, और इस डिस्टेंस को y कंसीडर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। पहले तो आपको h फाइंड करना है, फिर कौन सा पॉइंट कितने दूर पे है ये फाइंड करना है। बच्चों हम पहले इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी क्या होगा, मैं 10 ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर और बेस के बारे में पूछा है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, AB, बेस कितना होगा, BP, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है X, tan 60 कितना होता है, √3। तो यहां से हम क्या करते हैं, X की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना, H/√3। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, दूसरे ट्रायंगल को लूंगा। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, PDC, पोस्ट डेटेड चेक। तो इसमें होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे, CD को। परपेंडिकुलर हमने किसको लिया, CD। बेस हम किसको लेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाले का नाम क्या है, PD। अब बच्चों वैल्यू पुट करना है, tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, CD का वैल्यू कितना है H, PD का वैल्यू कितना है Y। तो यहां पे y इक्वल टू कितना होगा, √3h। अब बच्चों इसको बनाना है अगर आपको, तो आपको एक है ना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। x कौन सा डिस्टेंस है, x कौन सा डिस्टेंस है ये, y कौन सा डिस्टेंस है ये, लेकिन इन दोनों का सम कितना है, 80। x और y दोनों का सम कितना है, 80। बच्चों x का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था, h/√3, y का वैल्यू कितना फाइंड किया था, √3h, y का वैल्यू कितना था, √3h। अब ये आ गया हमारा वैल्यू। इसको सिंपलीफाई करना है तो हमको, हमारा दिमाग पहले ही इंडिकेशन दे चुका है कि भैया एलसीएम निकालो। तो 1 को h से मल्टीप्लाई किए तो h, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो 3h इक्वल टू कितना होगा, 80। 3h प्लस 1h कितना होगा, 4h अपॉन √3 इक्वल टू कितना होगा, 80। अब अगर मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की, तो मैं √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 80√3। फिर ये जो 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 और 80 कटेगा तो कितना आएगा, 20। तो h इक्वल टू कितना होगा, 20√3। तो आप देख रहे हैं इस पोल की हाइट है 20√3। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब एक चीज और पूछा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो हमारे पास दो पोल है, AB से इसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, BP। पहला डिस्टेंस BP, BP को हमने क्या लिया था, x, और x की वैल्यू कितनी थी, h/√3। तो h की वैल्यू कितनी है, 20√3। तो √3 कैंसल। इसका मतलब ये पॉइंट P यहां से कितने डिस्टेंस पे, फर्स्ट पोल से 20 मीटर, तो सेकंड पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा, टोटल 80 था, इसको हटा देंगे 20 को, तो ये हो जाएगा 60।
लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे तो नहीं समझ आया, तो आप निकाल सकते हो सेकंड पोल जो है उससे इसके डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर करेंगे, डीपी, और डीपी को हमने क्या लिया था, वाई, वाई का वैल्यू था √3h, और h का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 20√3, तो हो गया 20 √3 into √3 कितना होगा 3, 23 जा कितना होगा 60। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बनेगा। ये जो पॉइंट P है फर्स्ट पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पे बना रहा है और सेकंड पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है बच्चों की डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना, आपसे बन जाएगा। A TV tower stand vertically on the bank of a canal. एक कैनाल है, उसके बैंक में एक टीवी टावर लगा हुआ है। From a point on the other bank, अब इस कैनाल के ऑपोजिट साइड से ना, ऑपोजिट बैंक से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं टॉप ऑफ द टावर पे, तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये कैनाल है मान लीजिए, तो यहां से आप ऊपर देख रहे हो तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point of the line joining this point, the foot of the tower, top of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. अब इससे 20 मीटर दूर पे अगर कोई बंदा है और वो टावर को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 30 डिग्री। बच्चों मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक टावर है कैनाल के एक एंड में, दूसरे एंड में एक बंदा बैठा है, वो टावर के ऊपर देख रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। एक दूसरा बंदा होगा या इसी बंदे को 20 मीटर पीछे लेके जाके देखें तो यहां से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज कहा था, जो भी टावर के पास रहेगा वो ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा और टावर से दूर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, कम। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ये टावर है, इसकी हाइट फाइंड करो, ये कैनाल है, इसकी विड्थ फाइंड करो। मींस आपको दो चीज फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है AB, दूसरा फाइंड करना है BC। तो हम क्या करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर कितना ले लेते हैं, क्या है यहां पे टावर का हाइट AB इक्वल टू h मीटर, लेट। दूसरा विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल का विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल वो बोलेंगे जहां से ये कैनाल है ना, ये इसका एक बैंक है, ये दूसरा बैंक, बैंक कहने होता है किनारा, एक किनारे में टावर है, एक किनारे में एक बंदा है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कैनाल क्या लेंगे हम BC, और उस लेंथ को क्या ले लेते हैं x। इसका मतलब ये लेंथ जो है इसको हम क्या ले लेते हैं x, ठीक है, और ये कितना है h। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC। इन ट्रायंगल ABC, और यदि आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो यहां पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहां पे कितना डिस्टेंस है x, ये हाइट कितना है h, ठीक है। तो एंगल के सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प लेंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है h, बेस है x, थीटा का वैल्यू 60, और tan 60 कितना होता है बच्चों √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा √3x, ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला, ठीक है, ABD। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, ऐसा ट्रायंगल हमारा, ये है A, ये है B, इसका हाइट कितना है h, ये है D। तो इस ट्रायंगल ABD में जो आपका BD है वो दो लोगों से मिलके बना है। BD किससे मिलके बना है, पहला है BC, दूसरा है CD। BD किससे मिलके बना है, BC प्लस CD। BC का वैल्यू कितना है बच्चों x, और CD का वैल्यू कितना है 20, तो BD का वैल्यू आ गया x प्लस 20। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो अगेन हम tan थीटा लेंगे, क्योंकि हमको मतलब किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से।
परपेंडिकुलर कौन है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर कौन है हमारा ए बी, बेस कौन है हमारा बी डी। थीटा की जगह हम क्या लेंगे 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू हम कितना लेंगे h, बी डी का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 20 प्लस x, 10√3 कितना होगा 1/√3। अब बच्चों हमारे पास एक ही चारा है और वो चारा है क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3h। और ये जो h है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है √3x। तो इसमें देखो बच्चों दो अननोन वैल्यू था, ना x पता था ना h, तो हमने सबको x में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे लिए बनाना इजी हो जाएगा। 20 प्लस x इक्वल टू कितना होगा 3x, 20 इक्वल टू 3x माइनस x। और इसके बाद तो आपके लिए एकदम हलवा हो गया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया था बच्चों 20 इक्वल टू 3x माइनस x, ये हो जाएगा 2x। तो 20 का वैल्यू 2x, x का वैल्यू कितना होगा 20/2, तो x इक्वल टू 10 मीटर। x का वैल्यू कितना है 10 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो कैनाल का विड्थ क्या था, ये है कैनाल का विड्थ। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर में, कैनाल कितना चौड़ा है 10 मीटर का। अब आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है h इक्वल टू कितना है √3x। और बच्चों आपके पास x का वैल्यू आया है 10, तो आपका हाइट ऑफ द टावर होगा 10√3। रूट वाली वैल्यू को पीछे रख दिया, 10 को सामने ला दिया, तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा 10√3। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों समझना। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 7 मीटर। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब एलिवेशन बन रहा मतलब टावर जो रहेगा वो ऊंचा रहेगा, और इस टावर को अपन किस एंगल पे देख रहे हैं 60 डिग्री। किस एंगल पे देख रहे हैं 60 डिग्री। फिर बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अभी इसी बिल्डिंग से किसको देख रहे हैं टावर के फुट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। बच्चों कभी भी डिप्रेशन बनता है तो डिप्रेशन एंगल हमेशा कहां बनता है ऊपर। ये 45 है मतलब ये भी कितना होगा 45। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट्स का नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है ई। बच्चों मैंने आपको बोला है कभी भी अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो आप 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना। तो ये 45 है तो ये भी 45 रहेगा। उसका रीजन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसा आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल। ये एंगल अगर 45 है तो इधर का एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 45 डिग्री वाले को। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे एबीसी। कुछ ऐसा है ट्रायंगल, इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है x, यहां पे कितना है 45 डिग्री। तो हमको क्या करना पड़ेगा tan थीटा लेना पड़ेगा। क्यों tan थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और बेस पता करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, बेस की वैल्यू x, थीटा की वैल्यू 45। tan 45 कितना होता है 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। समझ आ गया होगा आप लोग को, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब x की वैल्यू 7 आने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल को टारगेट करेंगे। बच्चों इसमें एक चीज नोटिस करना, ये 7 मीटर है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 7 मीटर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। अगर मैं यहां की हाइट फाइंड कर लूं तो मेरे को केबल टावर की टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो मुझे क्या करना है बच्चों, ADE ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADE। और बच्चों इस ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करो तो आप इजीली इसको समझ जाओगे कि क्या करना है। एंगल A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, इसकी हाइट को हमने क्या लिया h, और ये जो बेस है ये है बेस AD, किसके इक्वल होगा x के, क्योंकि वो पैरेलल है। ठीक है, तो अगेन आप देख रहे हो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस कब यूज होता है tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना होगा h, बेस कितना होगा x, tan 60 कितना होता है √3। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा। और बच्चों x का वैल्यू आप निकाले थे 7, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 7, तो h आ जाएगा आपका √3 इंटू 7, जिसको हम लिखेंगे 7√3। ठीक है, अब देख लो आपके लिए क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल, 7√3। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, हाइट ऑफ टावर किसको बोलेंगे, हाइट ऑफ टावर किसको बोलेंगे, सी को बोलेंगे, हाइट ऑफ टावर किसको बोलेंगे सीई को। और ये जो सीई है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला कौन सा CD, दूसरा कौन सा DE, CD प्लस DE। और CD का वैल्यू 7 और DE का वैल्यू अभी आप निकाले थे 7√3, तो ये होगा आंसर। बच्चों कभी भी ना ये दोनों प्लस नहीं होगा, इसलिए प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास रूट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही चीज कर सकते हैं, 7 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये होगा हाइट ऑफ द टावर। और इसी को हो सकता है बुक में ऐसा किया होगा, जो बड़ा वैल्यू इसको पहले और छोटे वैल्यू को बाद में लिख के आंसर खत्म कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे कॉमन सेंस के स्टेप्स हैं जो आपको करना है, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों ओवरऑल कहने की बात यही है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्शन लाना है तो आपको क्वेश्चंस को बार बार बना के देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है बच्चों, बस एक ही चीज करना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एन as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are। देखो ये है लाइट हाउस, लाइट हाउस से हम क्या कर रहे हैं, दो शिप्स को देख रहे हैं, एक है ए पे और एक कहां पे बी पे। तो जब हम ऊपर से देखेंगे नीचे तो क्या बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां भी बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर भी बनेगा। अब बच्चों इसमें आपको लगाना है कॉमन सेंस, हालांकि आप इजीली लगा सकते हो। 30 डिग्री कौन होगा, ये एंगल कम है तो ये 30 डिग्री होगा, ये एंगल ज्यादा है तो ये क्या होगा 45 डिग्री। और आपको मालूम बच्चों ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45, ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30। रीजन आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ये कौन सी लाइंस है पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, इसका हाइट हमको नहीं दिया तो हम इसको x लेते हैं। ये दो शिप है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं y। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है बच्चों, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये क्या है, लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर। फिर दूसरा, लाइट हाउस से सेकेंड शिप की डिस्टेंस कितना है x।
और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस y, यही हमको फाइंड करना बच्चों। फिर आपको मेरी बात याद होगी और नहीं होगी तो अब याद रख लेना, 45 और 30 दिया है, मतलब आपका पहला जिम्मेदारी बनता है कि आप 45 डिग्री को पहले लो। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD। ठीक है, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। ये हाइट कितना है, 75। ये डिस्टेंस कितना है, x। तो यहां पर भी आप देख रहे हो बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, 75। बेस का वैल्यू कितना होगा, x। tan 45 कितना होता है, 1। तो x इक्वल टू कितना होगा, 75। इसका मतलब ये वैल्यू आ गया आपका 75। अब बच्चों जब हम 45 डिग्री वाले एंगल को लेंगे तब हमको किसको लेना है, 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री का एंगल देखो बच्चों कहां जा रहा है, यहां, यहां और फिर ऐसा। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, DCA। बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ रहा है क्या, आपको क्या करना है, DCA ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल DCA, और ये जो DCA ट्रायंगल है वो ये बता रहा है कि यहां पर आपका 30 डिग्री बन रहा है, ये 75 मीटर है, और AC का लेंथ आप कैसे निकालोगे, AC का लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AB और BC को प्लस करना पड़ेगा। AB का लेंथ कितना है y, BC का लेंथ है 75, तो AC का लेंथ आ जाएगा 75 प्लस y। तो अगेन बच्चों आपका दिमाग तो दौड़ना स्टार्ट कर दिया होगा। एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, tan। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 75। बेस का वैल्यू कितना है, 75 प्लस y। tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। tan 30 कितना होगा, 1/√3। अब हमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 75 प्लस y को इधर ले जाएंगे, √3 को इधर ले जाएंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था, y ही फाइंड करना था, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। बच्चों क्वेश्चन बनाते हो उससे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, मतलब समझ आ जाए, तो आप उसको बनाते समय आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको फाइंड क्या करना है। जैसे यहां पे आपको मालूम है कि आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ये दो शिप है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहा है, y। मतलब आपको y फाइंड करना है, और y फाइंड करना मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। प्लस 75 इधर जाके माइनस 75 हो जाएगा। ये दोनों माइनस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसके पास √3 और इसके पास √3 नहीं है, तो हम 75 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बच जाएगा √3 - 1। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स which are exactly behind the each other। तो ये हो जाएगा 75 √3 - 1 मीटर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये है 1.2 मीटर, काफी छोटा है ना, 1.2 मीटर। यहां से she spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। अब ये देख रही है लड़की कि 88.2 मीटर हाइट पे जमीन से एक बैलून उड़ रहा है, तो इसके आंख में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब बैलून उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते कुछ दूर पहुंच गया, जब ये दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अब यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। हम इसको एक काम करते हैं, नामकरण कर लेते हैं, A B C।
और इसको लेते हैं डी, इसको लेते हैं ई, और ये जो जमीन है इसको लेते हैं एफ। तो बच्चों यहां पर ये जो डी ई एफ है, ई एफ मतलब जमीन से इसकी हाइट है ना, ई एफ मतलब क्या होगा, जमीन से हाइट, ए ई और ये एफ। जमीन से इसकी हाइट कितनी है 88.2, लड़की की हाइट कितनी है 1.2। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, फिर से बना देता हूं। हाँ? एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ये क्या देखती है, बैलून को देखती है। जो बैलून इससे कितने हाइट पे है 88.2 मीटर हाइट पे है। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इसका नामकरण किए तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसी को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि बैलून उड़ते उड़ते अब कहां पहुंच गया, यहां पर। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हो बच्चों ए बी सी, ये डी, ये ई, इसको ले लेते हैं एफ। तो जमीन से इसकी हाइट कितनी है बच्चों 88.2, ठीक। तो आप देख रहे हो बच्चों, इसी को बस समझना, इसके बाद क्वेश्चन एकदम इजी है। ईएफ की लेंथ कितनी है 88.2। ईएफ में दो लोग हैं बच्चों, एक है ईडी और दूसरा है डीएफ। एक को क्या ले रहे हैं ईडी और दूसरे को क्या ले रहे हैं डीएफ। बच्चों ये जो डीएफ है ये किसके पैरेलल है, लड़की की हाइट के, तो इसकी वैल्यू होगी 1.2, ठीक है। तो ईडी का लेंथ आप निकाल लोगे 88.2 माइनस 1.2 बोले तो 87। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई 87, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई 87, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं इसी चीज को यहां पे लिख रहा हूं, ये हाइट कितनी हो गई 87, ये हाइट कितनी हो गई 87, और ये हाइट कितनी है 1.2, तो टोटल मिला के 88.2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं x, और ये डिस्टेंस को ले लेते हैं y, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस डिस्टेंस को हमने x लिया और इस डिस्टेंस को हमने y लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। किस ट्रायंगल को कंसिडर करें, ये 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम एबीसी, ठीक। आप डायग्राम को देख लीजिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। ए बी और सी, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने क्या लिया था x, ये डिस्टेंस कितना था 87, यहां कितना डिग्री बन रहा था 60 डिग्री। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे 10, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। थीटा का वैल्यू कितना है 60, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर BC, तो इसका वैल्यू हो गया 87। बेस किसको बोलेंगे AB को, और AB का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है x, 1060 कितना है √3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर है नीचे आ जाएगा, ठीक है। आप इसी को ऐसा भी कर सकते हो, x इक्वल टू 87 बाई √3, रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। हो जाएगा x इक्वल टू 87 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो आपका x आ जाएगा 29 √3। x कितना आ गया बच्चों 29 √3। ये बहुत बड़ा सरदर्द हमारा चले गया कि हमने x का वैल्यू ला दिया 29 √3।
अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी, इसको हम नाम देते हैं डी और इसको क्या नाम देते हैं ई। तब नया ट्रायंगल है ए डी ई। इन ट्रायंगल ए डी ई एडी का लेंथ कितना होगा बच्चों? यहां पर दो बेस है, एक है x यहां से यहां तक और ये है y, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ये बैलून यहां से यहां पर गया, यदि C से कहां गया E तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है y का, तो आपको y ही फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस तो 87 दिया हुआ है और यहां पर एंगल है 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ADE की, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे? 10। क्यों लेंगे 10? क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दिया है और आपको बेस फाइंड करना है। ठीक, 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई। अब हमको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। और बच्चों x का वैल्यू तो आपको मालूम है कितना है? 29√3। मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा। अब ये जो प्लस 29√3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो आंसर हमारा आ जाएगा y इक्वल टू कितना होगा? 87√3 माइनस कितना होगा? 29√3। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दो तरीके से कर सकते हैं। √3 को कॉमन निकाल लो, 87 माइनस 29। मुझे लगता है बच्चों ये आ गया होगा आपको, P आ जाएगा 62√3। सॉरी 58√3। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है, यहां से यहां जाएंगे तो कितना डिस्टेंस लगेगा? 58√3। क्वेश्चन में बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। यहां पे क्या रखा हुआ है? एक टावर और एक स्ट्रेट हाईवे है। सीधा कहां जाता है वो? ये टावर स्ट्रेट हाईवे आ रहा है और ये टावर के फुट में जा रहा है। ठीक, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक बंदा कहां खड़ा हुआ है? टावर के टॉप पे। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बंदा यहां से किसको देख रहा है? कार को देखता है। कार कहां पे? ए पे। तो जब ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ये 30 है, मतलब ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड, ये कार कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। कहां तक पहुंच गया? बी तक। अब ये अगेन बंदा कार को देखता है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है ये यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो हम बात यहां सेकंड की कर रहे हैं, तो यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकंड लिया, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेगा हमें पता नहीं है, तो हम उसको t सेकंड ले लेते हैं। अपने मन से क्या ले लेते हैं? t सेकंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो आपको टाइम निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब बच्चों आपको एक चीज मालूम है, टाइम तो हम कभी नहीं निकालते, हम हमेशा क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। पर आपको एक फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको हमेशा क्या निकालना रहता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चों यहां पर एक चीज नोटिस करना, तो दो डिस्टेंस कवर करना है। कार यहां से चल के जा रही है यहां तक, तो किस स्पीड से जा रही है हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड ऑफ कार को हम क्या ले लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर, x मीटर पर सेकंड, सॉरी, क्योंकि यहां सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो x मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकंड।
तो हम इसी को टारगेट मान के इस फॉर्मूले के बेस पे अपन डिस्टेंस निकालते हैं। पहला डिस्टेंस हम किसका निकालेंगे, पहला कार कहां से कहां गया, ए से बी। कार की स्पीड कितनी है, फिक्स है x, और कितना टाइम लिया कार ने, 6, तो ए बी का वैल्यू हो गया 6x। ये मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ए बी का वैल्यू कितना है, 6x। ऐसे ही दूसरा डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दूसरा किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, बी से लेकर सी तक का। तो बी से सी तक जब बंदा जाएगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, बीसी। गाड़ी का स्पीड कितना है, x, किस टाइम, कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, t, तो BC इक्वल टू हो जाएगा tx। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम डिस्टेंस कितना होगा, tx। अब बच्चों हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट ऑफ टावर हमको नहीं दिया, तो हम हाइट ऑफ टावर को भी क्या ले लेते हैं, h। अब बच्चों ऑब्वियसली आपको देख के ही पता चलेगा वो किस ट्राइंगल को हमको लेना पड़ेगा, BCD। तो हम क्या करते हैं, BCD ट्राइंगल को लेते हैं। कौन से ट्राइंगल को लेते हैं, BCD। इन ट्राइंगल BCD। तो अगेन यहां पर कौन सी खिचड़ी पकेगी, tan थीटा वाली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू h, बेस की वैल्यू क्या होगी, tx। एक्चुअली परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, CD को, बेस किसको बोलेंगे, BC को। अगर अभी हमने फाइंड किया था BC का डिस्टेंस कितना है, tx। BC का डिस्टेंस कितना है, tx, और tan 60 कितना होता है, √3। तो बच्चों यहां से h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tx को यहां ले जाते हैं, तो √3tx इज इक्वल टू कितना होगा, h। ये हो गया हमारा एक और टारगेट कंप्लीट, h निकाल लिया हमने, √3tx। अब हम क्या करते हैं, बड़े ट्राइंगल को लेते हैं, ACD। किस ट्राइंगल को ले रहे हैं, ACD। इन ट्राइंगल ACD, ये हाइट कितना है, h, ये कितना है, AC। अगेन कौन सा फॉर्मूला लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, CD। परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे, CD। बेस कौन है हमारा, AC, तो बेस क्या लिखेंगे, AC। अब अगर मैं AC की बात करूं बच्चों, AC कौन है, A से लेकर C तक, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC। AC का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AB प्लस BC। बच्चों अब इसकी जरूरत नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब AB का वैल्यू कितना है, 6x, और BC का वैल्यू कितना है, tx। AC का वैल्यू आ गया हमारा, AC की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x प्लस tx, और CD का वैल्यू कितना लिखेंगे, h। CD कितना है, h। tan थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। h का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था, h का वैल्यू √3tx। h का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, √3tx। बच्चों नीचे से आप एक चीज तो कर सकते हो, x को कॉमन निकाल सकते हो। यहां से x निकला तो क्या बचेगा, c, यहां से x निकला तो क्या बचेगा, t। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमारे पास क्या बचा, 1/√3 इज इक्वल टू √3 अपॉन 6 प्लस t। बच्चों आप तो इसको इजीली बना सकते हो, सिर्फ आपको करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 प्लस t, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, 3t। अब आपको क्या करना है, t का वैल्यू निकालना है, प्लस t उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस t, तो हो जाएगा 3t माइनस t, दैट इज 2t। तो t इक्वल टू कितना होगा, 6/2, तो आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब अगर कार को B से C जाना था तो कितना सेकंड लग रहा था, t सेकंड, मतलब कितने सेकंड में कार पहुंच जाएगी, 3 सेकंड में कार
बी से सी तक पहुंच जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है बच्चों। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। मैं इसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप बच्चों उसको भी बनाइएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये एक्सरसाइज 8.3 9.1 को आप अच्छे से बनाइएगा, और अच्छे से बनाने के बाद अपने कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। थैंक यू बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट।